मुंबई के सिटी केयर हॉस्पिटल की कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही डरावनी। ये कहानी एक प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुमिता मेहता के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी एक अनजाने अंधेरे में तब्दील हो चुकी थी। हॉस्पिटल में होने वाली मौतें और घटनाएं किसी भूतिया अफसाने से कम नहीं थी। इस हॉस्पिटल की दीवारों के भीतर जो कुछ हुआ वह सच्चाई और क्रूरता का ऐसा मिश्रण था जिसे कोई कभी जान नहीं सका। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कहानियां दिल को छूने के लिए होती हैं, बस सुनने के लिए नहीं? आज आप एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको झकझोर देगी। लेकिन रुकिए, मैं देखता हूं आप हमारी वीडियो तो देखते हो पूरी दिलचस्पी से, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते और कमेंट तो भूल ही जाते हो। सोचिए, आपकी एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें कितनी हिम्मत दे सकती है, और कमेंट, वो तो हमें आपसे और भी जुड़ने का मौका देता है। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचारों को कमेंट के जरिए हमारे साथ साझा करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी असली ताकत है। तो चलिए ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। डॉक्टर सुमिता मेहता एक उत्कृष्ट डॉक्टर थी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान कई सम्मान और अवार्ड जीते थे। वो खास तौर पर न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में मास्टर मानी जाती थी। उनका नाम शहर के हर बड़े डॉक्टर और मरीज के बीच बहुत प्रसिद्ध था। सुमिता का व्यक्तिगत जीवन भी पहले सामान्य था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। सुमिता की छोटी बहन रिया एक खोजी पत्रकार थी। रिया का काम बहुत खतरनाक था, क्योंकि वह अक्सर बड़े अपराधी संगठनों की पोल खोलने वाले मामलों की जांच किया करती थी। एक बार रिया ने एक बेहद खतरनाक मेडिकल माफिया की सच्चाई उजागर करने का फैसला किया, जो गरीब और बेसहारा लोगों पर अवैध चिकित्सा परीक्षण करता था। इस माफिया के पीछे कई शक्तिशाली लोग थे, जिनमें उच्च पदों पर बैठे डॉक्टर, राजनीतिक नेता और बड़ी फार्मा कंपनियां शामिल थीं। रिया जब इस माफिया के बारे में और गहराई से पड़ताल करने लगी तो उसे कई धमकियां मिलने लगीं। सुमिता ने रिया को बार बार समझाया कि वह इस मामले से पीछे हट जाए, लेकिन रिया अपने मिशन पर डटी रही। और फिर एक दिन रिया अचानक लापता हो गई। उसकी गुमशुदगी ने पूरे परिवार को हिला दिया। 3 हफ्ते बाद रिया का शरीर एक खंडहर इमारत में मिला। उसकी लाश की हालत इतनी बुरी थी कि पहचानना मुश्किल था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसे अत्यधिक शारीरिक यातनाएं दी गई थी। उसकी मौत की जांच करने में पुलिस असफल रही और यह मामला जल्द ही ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन सुमिता के लिए यह घटना उसके जीवन का सबसे बड़ा सदमा बन गई। रिया की मौत के बाद सुमिता ने खुद को काम में डुबो दिया। दिन के समय वह अस्पताल में सबसे कुशल और शांत डॉक्टर बनी रहती, लेकिन रात में वह पूरी तरह से बदल जाती। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग और दुख भरा दर्द साफ दिखाई देता था। उसने यह ठान लिया था कि वह अपनी बहन की मौत का बदला लेगी, और यही वो समय था जब सिटी केयर हॉस्पिटल में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। कई महीनों तक हॉस्पिटल में मरीजों की रहस्यमयी मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले कुछ मौतें सामान्य लगीं, लेकिन जब बार बार ऐसे ही मामले होने लगे तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए। जो मरीज कुछ दिनों पहले तक बिल्कुल स्वस्थ थे, वे अचानक ही किसी अनजान बीमारी या दौरे से मर जाते। उनके शरीर पर अजीबोगरीब घाव और निशान होते, जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाता। सुमिता ने इन घटनाओं को बड़े चतुराई से छिपाने का प्रयास किया। उसने मेडिकल रिकॉर्ड्स में हेरफेर किया और हर मौत को एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन का परिणाम बताया। लेकिन हॉस्पिटल की नर्स राधिका, जो सुमिता के सबसे नज़दीकी सहायक में से एक थी, को इन घटनाओं में कुछ गड़बड़ लगने लगी। हॉस्पिटल के 3रे फ्लोर पर एक कमरा था जिसे सुमिता के अलावा कोई नहीं देख सकता था। राधिका ने कई बार उस कमरे के पास अजीब आवाजें सुनी थी, लेकिन कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन एक रात जब हॉस्पिटल में सभी सो रहे थे, राधिका ने आखिरकार फैसला किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगी। राधिका ने चुपके से उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। कमरे में एक ऑपरेशन टेबल थी, जिस पर एक शव रखा हुआ था। सुमिता अपने ही हाथों से उस शव के अंगों को काट रही थी। कमरे में खून के धब्बे, मेडिकल उपकरण और कई अन्य लाशें थीं। राधिका समझ गई थी कि ये वही मरीज थे जो हाल ही में हॉस्पिटल में मरे थे। राधिका ने किसी तरह पुलिस को सूचना दी और कुछ ही देर में
सुमिता को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जांच में पता चला कि सुमिता ने जानबूझकर उन मरीजों को निशाना बनाया जिनका किसी न किसी रूप में संबंध उस मेडिकल माफिया से था जिसने रिया की हत्या की थी। सुमिता ने अपनी गवाही में बताया कि वह उन मरीजों को जानबूझकर दर्दनाक मौत दे रही थी जैसे उसकी बहन रिया को दी गई थी। उसने हर हत्या को एक तरह से सजा के रूप में देखा जो उस माफिया के हर सदस्य पर लागू होनी चाहिए थी। वह अपने मरीजों को ऑपरेशन टेबल पर लाकर उनके साथ क्रूर व्यवहार करती, उन्हें बेहोश करके उनके अंग काटती और उन्हें जिंदा जलाने तक की हिम्मत रखती थी। जब सुमिता को कोर्ट में पेश किया गया तो उसने सबके सामने चुप्पी तोड़ी और कहा, मेरे अंदर जो गुस्सा था वो शांत नहीं हो सकता था। मैंने सिर्फ वही किया जो मेरे साथ हुआ। कोर्ट ने सुमिता को उम्र कैद की सजा सुनाई। उसे मुंबई की एक उच्च सुरक्षा वाली जेल में भेजा गया, लेकिन अगले ही दिन जेल के अधिकारियों को उसकी लाश उसकी कोठरी में मिली। उसकी मौत के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला। उसका चेहरा ऐसे मुड़ा हुआ था जैसे उसे भी वैसी ही यातनाएं दी गई हों जैसे उसने अपने मरीजों को दी थी। किसी को नहीं पता कि सुमिता की मौत कैसे हुई। क्या यह किसी और का बदला था, या यह उसी माफिया का काम था जिसने रिया को मारा था, या फिर यह सुमिता की खुद की पागलपन की हद थी जिसने अंततः उसे निगल लिया। लेकिन अगर कहानी में थोड़ा और गहराई में उतरूं और रिया की डेट के पीछे का कारण की बात करूं तो मुंबई की हलचल भरी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, मानो कुछ भयानक होने वाला था। शहर की गलियों में रौनक थी, लेकिन रिया मेहता के दिल में हलचल और बेचैनी थी। वह एक खोजी पत्रकार थी जिसने अपने जीवन में कई बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया था, लेकिन इस बार का मामला कुछ और ही था। यह सिर्फ एक घोटाला नहीं था, ये एक माफिया था जो लोगों की जिंदगियों से खेल रहा था, मेडिकल माफिया। रिया ने महीनों तक गुप्त रूप से इस माफिया का पीछा किया था। उसने कई लोगों से मुलाकात की, छिपी हुई जगहों पर गई और उन लोगों से बात की जिनके परिवार के सदस्य इस माफिया के शिकार हुए थे। उसने धीरे धीरे मेडिकल माफिया की सच्चाई को उजागर करना शुरू कर दिया था। ये माफिया गरीब और बेसहारा लोगों को अवैध चिकित्सा प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करता था, उनके अंगों की तस्करी करता था और इसके पीछे कई प्रभावशाली लोग शामिल थे, डॉक्टर, राजनेता और बड़ी फार्मा कंपनियां। उस रात रिया को यह एहसास हो चुका था कि वह माफिया के बहुत करीब पहुंच गई है। उसके पास सारे सबूत थे, उसकी रिपोर्ट अब तैयार थी। उसने सोचा, एक बार मैं यह रिपोर्ट सार्वजनिक कर दूंगी तो इन सब का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन रिया को यह अंदाजा नहीं था कि वह एक ऐसी जाल में फंस चुकी थी जिसका अंत बहुत ही भयानक था। रिया ने उस रात अपना लैपटॉप बंद किया और फाइल्स को बैग में रख लिया। वह अपने ऑफिस से निकल रही थी, तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने देखा कि हर मोड़ पर वही काली कार उसके पीछे थी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फोन निकालकर अपनी बहन सुमिता को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क कमजोर था। वह तेजी से एक गली में मुड़ी, पर तभी अचानक दो आदमी उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उनके चेहरे बेरहम लग रहे थे। क्या तुम रिया मेहता हो? उनमें से एक आदमी ने ठंडी आवाज में पूछा। रिया समझ गई थी कि अब बचना मुश्किल है। वह तुरंत दूसरी तरफ भागने लगी, लेकिन तभी उसके पीछे से एक काली वैन आकर रुकी। उसमें से 3 और आदमी बाहर निकले। उन्होंने रिया को घेर लिया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे वैन में खींच लिया। अब देखती हैं तुम क्या करती हो, उनमें से एक आदमी ने उसकी आंखों में देखकर कहा। उसकी आंखों में ऐसी क्रूरता थी जैसे वह किसी दैत्य का चेहरा हो। रिया के हाथ और पैर बांध दिए गए थे। वह वैन के अंदर संघर्ष कर रही थी, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो रही थी। वैन के अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। चारों तरफ अंधेरा था और केवल वैन की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वैन एक सुनसान जगह पर जाकर रुकी। वह जगह एक परित्यक्त इमारत थी जो दूर से ही खौफनाक लग रही थी। रिया को जबरन बाहर निकाला गया और इमारत के अंदर ले जाया गया। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, लेकिन वह हर कदम पर महसूस कर सकती थी कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारी बहन ने तुम्हें नहीं रोका, एक आदमी ने कहा। रिया चौंक गई। उन्होंने उसकी बहन सुमिता का नाम लिया था।
इसका मतलब वे उसके परिवार के बारे में सब जानते थे। अब वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। रिया को एक छोटे गंदे कमरे में लाया गया। कमरे में एक ऑपरेशन टेबल थी और उसके चारों ओर कई मेडिकल उपकरण बिखरे हुए थे। ये वही जगह थी जहां माफिया अपने काले धंधों को अंजाम देता था। रिया को एक कुर्सी से बांध दिया गया और फिर उसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई। उसकी आंखों के सामने एक आदमी खड़ा था। वह मेडिकल माफिया का नेता था जिसने अपनी पहचान छिपा रखी थी। तुम बहुत आगे आ गई हो रिया, उसने धीमी खौफनाक आवाज में कहा। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, रिया ने बहादुरी से कहा। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी रिपोर्ट अब भी सुरक्षित है। लोग जानेंगे कि तुमने क्या किया है, उस आदमी ने हंसते हुए कहा। तुम समझ नहीं रही, तुम्हारी रिपोर्ट कभी बाहर नहीं आएगी। तुमने हमारी सबसे बड़ी गलती की, हमें चुनौती दी, और अब इसका अंजाम भुगतोगी। उसके बाद रिया को बुरी तरह से यातनाएं दी गईं। उन्होंने उसे एक ऐसे धीमे जहर से मारना शुरू किया जिससे उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया। वह दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसकी चीखों को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उसकी हर सांस भारी होती जा रही थी और उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। रिया के शरीर को अंततः एक परित्यक्त इमारत में फेंक दिया गया। पुलिस को 3 हफ्तों बाद उसकी लाश मिली। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि पहचानना मुश्किल था। उसके चेहरे और शरीर पर कई घाव थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट था कि उसकी मौत धीमे जहर के कारण हुई थी, लेकिन असली सच्चाई तो कुछ और ही थी। रिया की मौत ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था, लेकिन कोई भी उसकी मौत की असली वजह को उजागर नहीं कर सका। यह मेडिकल माफिया का सबसे बड़ा काला राज था जो हमेशा छिपा रहा। रिया ने अपनी आखिरी रात में उस माफिया के रहस्यों को करीब से देखा, लेकिन दुर्भाग्य से वह उन्हें कभी दुनिया के सामने नहीं ला पाई। रिया की मौत के बाद उसकी बहन सुमिता ने जो किया वह उससे भी खौफनाक और रहस्यमयी था। सुमिता ने अपनी बहन के बदले में कैसे उस मेडिकल माफिया का सामना किया और कैसे वह खुद उस काले खेल में शामिल हो गई, ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। अगर आपको सुमिता की भी डिटेल कहानी जाननी है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डॉक्टर सुमिता की डेथ के बारे में विस्तार से बताऊंगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।